नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं राजा राम यादव और आज एक नए वीडियो के साथ। जब मैंने पिछले जो रीट के साइंस मैथ के पेपर का विश्लेषण किया तो उसमें पाया कि मूल्यांकन के टोटल 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं 500 सब्जेक्ट के अंदर। टोटल कितने? 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका मतलब बहुत बड़ा जो एक समूह है प्रश्नों का वो यहाँ से निकल कर आता है मूल्यांकन से। तो ये टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक का ये तीसरा वीडियो होने जा रहा है। और इसके अलावा भी और वीडियो में लेकर आऊँगा। पिछले वर्षों के जो प्रश्न हैं वो किस प्रकार का हैं वो भी मैं लेकर आऊँगा। इसलिए इस प्रश्न से एक भी प्रश्न है वो एग्ज़ाम के अंदर प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। हमेशा जय होनी चाहिए आपकी। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले मूल्यांकन की जो परिभाषाएं हैं उनको हम जानेंगे। इनमें से कुछ परिभाषाएं हैं वो पिछले वीडियो के अंदर आ चुकी है, तो उनके ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा कि कौन सी परिभाषा है वो पिछले वीडियो में आई है। सबसे पहले है रेमर्स एवं गेज के शब्दों में। मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति या समाज दोनों की दृष्टि से जो उत्तम एवं वांछनीय होता है उसे ही प्रयोग किया जाता है। परिभाषा कह रही है कि मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति या समाज दोनों की दृष्टि से जो उत्तम एवं वांछनीय होता है उसका ही प्रयोग किया जाता है। इसको थोड़ा सा इस प्रकार याद रखिए, जैसे ये कोई एक गाड़ी है। इस गाड़ी के अंदर आपको पता है इंजन के अंदर क्या डाला जाता है? ऑयल डाला जाता है। क्या डाला जाता है? ऑयल डाला जाता है। और जो गाड़ी का मालिक है वो समय समय पर इस गाड़ी के अंदर एक गेज लगा होता है, इस प्रकार का तार लगा रहता है इंजन में। उस गेज को बाहर निकालता है और देखता है कि ऑयल कितना कहीं नीचे तो नहीं चला गया है, या ऑयल की जो मात्रा गाड़ी के अंदर डाली गई है वो कहीं तय जो सीमा है उससे ऊपर तो नहीं है। तो मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति समाज दोनों की दृष्टि से जो उत्तम और वांछनीय होता है, उत्तम होना चाहिए और वांछनीय होना चाहिए, उतना ही उसके अंदर ऑयल होना चाहिए, तो उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये इस प्रकार आपको जोड़कर थोड़ा सा याद कर लेना है। तो परिभाषा क्या थी? मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति या समाज दोनों की दृष्टि से जो उत्तम एवं वांछनीय होता है उसका ही प्रयोग किया जाना चाहिए। फिर डांडेकर की जो परिभाषा है पिछले वीडियो के अंदर आ चुकी है। शैक्षिक उद्देश्यों को बालक द्वारा किस सीमा तक प्राप्त किया गया है ये जानने की व्यवस्थित प्रक्रिया को ही मूल्यांकन की संज्ञा दी जाती है। ये पिछले वीडियो के अंदर परिभाषा आ चुकी है। देखते ही हम पहचान लेते हैं इस परिभाषा को। शैक्षिक उद्देश्यों को बालक द्वारा किस सीमा तक प्राप्त किया गया, ये बात इंपॉर्टेंट है। फिर है BS बलूम। मूल्यांकन योग्यता नियंत्रण की व्यवस्था है जिसमें शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता की जांच की जाती है। ये परिभाषा किसने दी? BS बलूम ने। तो थोड़ी सी ये परिभाषा याद रखनी है BS बलूम की। मूल्यांकन योग्यता नियंत्रण की व्यवस्था है जिसमें शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता की जांच की जाती है। तो इसमें थोड़ा सा ये कीवर्ड याद रखना है, प्रभावशीलता की जांच। जहां भी नाम आए वहां बलूम करना है। फिर आगे नेक्स्ट परिभाषा, अगली जो परिभाषा है वो है कोठारी आयोग की। बहुत अच्छी परिभाषा है ये भी पिछले वीडियो के अंदर आ चुकी है। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जो शिक्षा का अभिन्न अंग है। मैंने इसमें जो पीछे के जिसने 2 वीडियो देखे हैं वो अवश्य बता देगा। अभिन्न अंग वहाँ पर मैंने बताया था, कोठारी आयोग अभिन्न अंग। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जो शिक्षा का एक अभिन्न अंग है तथा शिक्षण उद्देश्यों के साथ घनिष्ठ संबंध है। ये परिभाषा दी थी किसने? कोठारी आयोग ने। अगली परिभाषा है वेस्ले। मूल्यांकन एक समान
आवेश जो इच्छित परिणामों के गुण, महत्व, प्रभावशीलता का निर्णय लेने के लिए सभी प्रकार के साधनों की ओर संकेत करता है। तो इसको इस प्रकार याद रखना है। इसको वैसलीन बना लीजिए और वैसलीन के क्या गुण है, क्या महत्व है, क्या इसकी प्रभावशीलता, इस प्रकार जोड़कर याद करना है। फिर आगे जो परिभाषा है मोफात की, मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो विद्यार्थियों के औपचारिक शैक्षणिक उपलब्धियों की उपेक्षा करती है। मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो शिक्षार्थियों के औपचारिक शैक्षणिक उपलब्धियों की उपेक्षा करती है। इसको इस प्रकार याद रखना है। आजकल के जो बच्चे होते हैं वो मुफ्त में मेहनत करना ही नहीं चाहते और मुफ्त में शैक्षणिक उपलब्धियां लेना चाहते हैं। मुफ्त के अंदर शैक्षणिक उपलब्धियां लेना चाहते हैं, डिग्रियां फर्जी लेना चाहते हैं। तो ये बात गलत है। तो इस प्रकार इसको जोड़कर याद करना है। मूल्यांकन वह निर्णय या विश्लेषण है जो विद्यार्थी के कार्यों से प्राप्त सूचनाओं से निकाला जाता है। मूल्यांकन वह निर्णय या विश्लेषण है जो विद्यार्थी के कार्यों से प्राप्त सूचनाओं से निकाला जाता है। तो ये परिभाषा दी थी क्लार व स्टार ने। इसको क्लास कर लेना और विद्यार्थी के कार्य जो है वो क्लास में किए जाते हैं। फिर राइस स्टोन की, मूल्यांकन वह नवीन प्राविधिक पद है जो मापन के व्यापक प्रत्यय को प्रस्तुत करता है। तो इसने एकदम राइट बात बता दी, एकदम सही बात बता दी। इसने पत्थर की लकीर बना दिया इस परिभाषा को। स्टोन, मूल्यांकन वह नवीन प्राविधिक पद है जो मापन के व्यापक प्रत्यय को प्रस्तुत करता है। अगली परिभाषा है रेमर्ल व गेज। मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति समाज दोनों ही दृष्टि से जो उत्तम वांछनीय उसको मानकर चला जाता है। तो ये परिभाषा पीछे भी आ चुकी है। अब मूल्यांकन के उद्देश्य क्या क्या हैं? तो ये शिक्षा के विस्तृत उद्देश्यों को स्पष्ट करता है। यानी कि मूल्यांकन के द्वारा उद्देश्यों को स्पष्ट किया जाता है विस्तृत रूप से। जो ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक है, उन उद्देश्यों को स्पष्ट करना इसका उद्देश्य है। भाई उनकी जो प्राप्ति हुई है वो कितनी हुई है और कितना होना बाकी है, ये निर्णय किसके द्वारा दिया जाता है? मूल्यांकन के द्वारा। ये पाठ्यक्रम या विषय वस्तु में परिमार्जन कर उनमें सुधार लाता है। जो विषय वस्तु मूल्यांकन के द्वारा ये पता चलता है कि विषय वस्तु में क्या कमजोरी है, विषय वस्तु है उसके अंदर पाठ्यक्रम के अंदर क्या और नया ऐड करना है, क्या हटाना है, क्या अमूल चूल परिवर्तन करना है। तो विषय वस्तु में परिमार्जन कर उसमें सुधार लाना का कार्य भी कौन करता है? मूल्यांकन करता है। यह विभिन्न प्रकार की शिक्षण पद्धतियों एवं विधियों का प्रयोग कर शिक्षा को अधिक प्रभावशाली बनाता है। तो मूल्यांकन के द्वारा हमें यह भी पता चलता है कि हमें किस परिस्थिति में किस शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए जिससे शिक्षा है वो अधिक प्रभावशाली बन सके। ये वैज्ञानिक ढंग से शैक्षिक उद्देश्यों, पाठ्यक्रम, कक्षा, अध्यापन एवं परीक्षण पद्धतियों को समन्वित करता है। इस प्रकार ये शिक्षण प्रक्रिया की प्रत्येक स्तर पर जांच भी करता है। यह समस्त विद्यालय कार्यक्रम का मूल्यांकन करता है, उसकी विशेषताओं एवं कमियों की ओर इंगित कर कमियों को दूर करता है। पूरा मतलब जो विद्यालय कार्यक्रम है, विद्यालय की दैनिक जो दिनचर्याएं हैं पूरी पूरी, उसका मूल्यांकन करता है। उसके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं हैं और कौन कौन सी उसके अंदर कमियां हैं, कमियों को दूर करने का प्रयास भी मूल्यांकन करता है। इसके माध्यम से दो या अनेक विद्यालयों के कार्यक्रमों की तुलना की जा सकती है। तो मूल्यांकन के माध्यम से दो अलग अलग विद्यालय हैं, उनके अंदर कौन से विद्यालय के अंदर कौन सी चीज़ है वो बेहतर है और कौन सी चीज़ है वो अच्छी नहीं है। ये किसके द्वारा कर सकते हैं हम? मूल्यांकन के द्वारा। मूल्यांकन न केवल बालक का अध्ययन करता है बल्कि ये शिक्षक का भी मूल्यांकन करता है। ये जरूरी नहीं है केवल बालक का अध्ययन करता है, शिक्षक ने क्या पढ़ाया, शिक्षक के जो उद्देश्य थे वो कितने पूरे हुए। इसके अलावा शिक्षक ने जो शिक्षण विधि काम में ली वो
सफल हुई या नहीं हुई, ये भी जांच करता है मूल्यांकन। तो अधिगम अनुभवों को प्रदान करने में, निर्देश एवं कक्षा ज्ञापन की क्रियाओं को प्रभावशाली बनाने में शिक्षक कहाँ तक दक्ष है, इसका भी मूल्यांकन किया जाता है। मतलब जो अधिगम अनुभव है वो टीचर ने किस प्रकार प्रदान किए हैं बच्चों को, किस प्रकार के निर्देश दिए हैं, कक्षा ज्ञापन की क्रिया प्रभावशाली हुई या नहीं हुई, ये भी इसके द्वारा मूल्यांकन के द्वारा ही किया जाता है। इसके द्वारा बालक को सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। जो मूल्यांकन है इसके द्वारा बालक को सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। जैसे किसी बच्चे का मूल्यांकन किया गया और मूल्यांकन में वो बेहतरीन पाया गया तो उसको बताते हैं भाई तू अच्छा है पढ़ाई के अंदर, तो वो सीखने के लिए और ज़्यादा क्या होगा, प्रेरित होगा। ये बालक शिक्षक तथा प्रधानाचार्य, विद्यालय प्रबंधक, शैक्षिक अधिकारी तथा सरकार सभी को सहायता प्रदान करता है, जिसके फलस्वरूप गुड शैक्षिक निर्णय, एजुकेशनल जो निर्णय लिया जाता है। तो ये बालक शिक्षक तथा प्रधानाचार्य, विद्यालय प्रबंधक, शैक्षिक अधिकारी तथा सरकार सभी को सहायता प्रदान करता है, जिसके फलस्वरूप गुड एजुकेशनल जो डिसाइड होते हैं वो इसके द्वारा लिए जाते हैं। अब जो शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया है ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है। मतलब बहुत, ये एक सरल प्रक्रिया नहीं है, एक जटिल प्रक्रिया है जिसके 3 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। सबसे पहले होता है इसके अंदर शिक्षण उद्देश्य, फिर होता है इसके अंदर अधिगम अनुभव, और फिर होता है मूल्यांकन के उपकरण या प्रविधियाँ जिन्हें हम कहते हैं। तो ये प्रश्न अब की बार पूछा जा सकता है कि जो मूल्यांकन एक जटिल प्रक्रिया है इसके 3 महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। तो इसके अंदर शिक्षण उद्देश्य होते हैं, अधिगम अनुभव होते हैं और मूल्यांकन के उपकरण इसके अंतर्गत आते हैं, यानी कि विधियाँ आती है। तो ये जरूर आपको ध्यान रखना है। तो उद्देश्यों का निर्धारण, तो इसके सोपान है, सबसे पहले पढ़ते हैं जो शैक्षिक मूल्यांकन प्रक्रिया इसके सोपान पढ़ते हैं। उद्देश्यों का निर्धारण एवं परिभाषा, मूल्यांकन के प्रथम चरण में सामान्य विशिष्ट उद्देश्यों को निर्धारित एवं परिभाषित किया जाता है। सामान्य उद्देश्य तो हम जीवन भर प्राप्त करते ही रहते हैं। विशिष्ट उद्देश्य है वो कक्षा के अंदर, जिन्हें प्राप्ति उद्देश्य कहते हैं, वो कक्षा के अंदर प्राप्त की जाते हैं। इन सभी का निर्धारण है, वो उद्देश्यों का जो निर्धारण है मूल्यांकन के प्रथम चरण में हम कर लेते हैं। यानी शिक्षण के जो उद्देश्य है उनको निर्धारित कर लेते हैं, उनको परिभाषित कर लेते हैं कि हमें बच्चों में क्या परिवर्तन लाना है, ये बातें पहले तय कर ली जाती है। नंबर 2, अधिगम अनुभवों को प्रदान करना। अब ये कक्षा के अंदर होने वाली प्रक्रिया है। शैक्षिक उद्देश्यों को निश्चित करने के पश्चात एक ऐसी स्थिति का निर्माण किया जाता है, यानी कि एक इस प्रकार की सिचुएशन बनाते हैं क्लास के अंदर जिसके अंतर्गत बालक को उपयुक्त शिक्षण अनुभव प्राप्त हो सकें। एक माहौल बनाया जाता है। यहाँ ऐसे साधनों, विषय वस्तु तथा शैक्षणिक परिस्थितियों का प्रयोग किया जाता है जिनसे शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति सरलतापूर्वक हो सके। वहाँ पर श्यामपट्ट वगैरह है, चाक वगैरह है, सहायक शिक्षण सामग्रियाँ हैं, जो विषय वस्तु है, पाठ्य पुस्तकें हैं और जो शैक्षणिक परिस्थितियाँ हैं, ये सारी उपलब्ध करवाई जाती है बालक को और शिक्षण अनुभव दिए जाते हैं जिनसे शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति सरलतापूर्वक हो सके। मूल्यांकन के इस चरण को 2 उपवर्गों में विभाजित किया जा सकता है। अब इसके अंदर 2 उपवर्ग कौन कौन से हैं। सबसे पहले विषय वस्तु का चयन। मूल्यांकन के इस चरण में सर्वप्रथम विषय वस्तु का चयन आवश्यक होता है जिसके द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति होनी है। यानी कि ऐसी क्या चीज़ें पढ़ाई जाए बच्चे को, क्या क्या बच्चे को पढ़ाया जाए कि जो पहले सोपान के अंदर जो उद्देश्य निर्धारित किए गए थे उनकी प्राप्ति हो जाए। तो इसके अंदर सामान्यतः जो बुक्स होती है, हमारी पाठ्यक्रम होता है, उसी को लिया जाता है। मूल्यांकन के इस चरण में सर्वप्रथम विषय वस्तु का चयन आवश्यक होता है जिसके द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति होनी है। केवल बातें करने से क्लास के अंदर है वो उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं होगी। पहले विषय वस्तु का क्या करना पड़ेगा, आपको चयन करना पड़ेगा।
बी मतलब जो 2 नंबर सोपान है उसका दूसरा भाग क्या है, उपयुक्त अधिगम क्रियाओं का चयन। यहाँ शिक्षक का मुख्य कार्य शैक्षिक उद्देश्यों एवं पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त अधिगम क्रियाओं को प्रदान करना होता है। अब वो किताबों के माध्यम से है वो अधिगम क्रियाएं हैं वो बच्चों के सामने प्रस्तुत करेगा, जिससे बच्चों को अधिगम हो पाएगा। और नंबर 3, व्यवहार परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन करना। व्यवहार परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन करना, यानी कि जो ये हमारा 3 नंबर है मूल्यांकन के उपकरण, वो 3 नंबर यही है, व्यवहार परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन करना। भाई बच्चों को आपने जो सिखाया है उसमें कितना परिवर्तन हुआ। सबसे पहले तो आपने उद्देश्य निर्धारित किए थे, फिर आपने एक प्रक्रिया अपनाई थी, बच्चों को जो है शिक्षण अनुभव दिया था, अधिगम अनुभव दिया था। अब उनका क्या करोगे, आप वापिस मूल्यांकन करोगे कि आप कितने सफल हो पाए हैं। यहाँ विभिन्न मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक परीक्षणों तथा मूल्यांकन पद्धतियों लिखित हो सकती है, लिखित परीक्षाएं, मौखिक परीक्षाएं, निरीक्षण विधि आदि के माध्यम से शिक्षक ये मूल्यांकित करता है कि बालक के व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ। कहने का तात्पर्य ये है, यहाँ पर जो मूल्यांकन के गुणात्मक और परिमाणात्मक जो विधियाँ होती हैं उनका उपयोग करेंगे और एक निर्णय देंगे कि बालक के व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ है, कितनी उसके अंदर कमी रह गई है, जो शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित किए गए थे वो पूरे हुए या नहीं हुए पूरे। इस प्रकार की बातें हैं इस 3 नंबर टॉपिक में की जाती है। अब आपको ध्यान देना है NCERT, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसकी एक पुस्तक है कॉन्सेप्ट ऑफ इवेल्युएशन। क्या है पुस्तक का नाम? कॉन्सेप्ट ऑफ इवेल्युएशन, मूल्यांकन की अवधारणा। पक्का याद रखना है, पूछ सकते हैं। कंसेप्ट ऑफ इवेल्युएशन, मूल्यांकन की अवधारणा में मूल्यांकन प्रक्रिया के निम्न 3 बिंदुओं पर विचार व्यक्त किया गया है। यह थोड़ा सा हटकर है, अलग, इसको भी याद रखना है। तो मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है उसमें 3 बिंदुओं पर विचार व्यक्त किया गया है कि उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है, पहला बिंदु। कक्षा में दिए जाने वाले अनुभव किस सीमा तक प्रभाव उत्पाद रहे हैं, यानी कि उनका जो प्रोडक्शन है वो क्या रहा है, कितने प्रभावी रहे हैं। और शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति कितने अच्छे ढंग से हुई है। इस प्रकार की प्रक्रिया को निम्न रेखा चित्र के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। तो ये पूरा मूल्यांकन का एक डेमो दिया गया है। तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित करते हैं, फिर सीखने के जो अनुभव है वो प्रदान किए जाते हैं और फिर बाद में बच्चों का क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। आ रही है बात समझ में? सबसे पहले उद्देश्य, फिर अधिगम अनुभव यानी सीखने के अनुभव, और फिर मूल्यांकन के उपकरण यानी कि जो परिमाणात्मक और गुणात्मक विधियाँ होती है उनके द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। अब देखिए इसके अंदर मूल्यांकन की निम्न 3 अनिवार्य विशेषताएं होनी चाहिए। मूल्यांकन की 3 अनिवार्य विशेषताएं आपको याद रखनी है। सबसे पहले होती है वैधता या प्रामाणिकता, दूसरी होती है विश्वसनीयता और तीसरी होती है वस्तुनिष्ठता। यहाँ से तो 100% ही क्वेश्चन आएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो ये वैधता या प्रामाणिकता क्या होती है? इस वैधता या प्रामाणिकता का अर्थ यह है कि आपने जो बच्चों को सिलेबस पढ़ाया है उस सिलेबस से ही आपको वापिस टेस्ट लेना है। जो आप मूल्यांकन कर रहे हो जिस विधि से भी, उसके अंदर जो भी आप उस बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हो जिस भी मैटर से, वो मैटर वापिस जो पढ़ाया गया है उसी से संबंधित होना चाहिए। ये होती है वैधता। ऐसा नहीं आपने पढ़ाया और कुछ और आप मूल्यांकन और किसी चीज़ का कर रहे हो तो वो वैधता नहीं होती। वैधता का अर्थ मैंने आपको बता दिया है। यहाँ वैधता का अभिप्राय है कि मूल्यांकन निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित होना चाहिए। मूल्यांकन उद्देश्यों के अनुरूप या उद्देश्यों की पूर्ति में सक्षम होना चाहिए। तो ये मूल्यांकन निर्धारित पाठ्यक्रम पर ही आधारित होना चाहिए। मेन बात आपको ये याद रखनी, मूल्यांकन है वो निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित होना चाहिए, उससे बाहर नहीं।
अब ये विश्वसनीयता क्या होती है? शाब्दिक अर्थ विश्वास करने योग्य, अर्थात मूल्यांकन में प्राप्त जो परिणाम रिजल्ट है उनमें अंतर नहीं होना चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए। मूल्यांकन की जो उत्तर पुस्तिका यानी कि जो कॉपी है हमारी, हाँ, बोर्ड की जो कॉपी होती है उसकी बार बार जांच करने पर भी प्राप्तांक है उसके अंदर अंतर नहीं होना चाहिए, वो होता है विश्वसनीयता का गुण। फिर है वस्तुनिष्ठता। शिक्षण में वस्तुनिष्ठता का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। उत्तर पुस्तिका की जांच पर छात्र या अध्यापक के व्यक्तित्व का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यानी कि इसका अर्थ है कि जैसे ये 5 अध्यापक है, कितने अध्यापक है? 5 अध्यापक, ये मान लीजिए 4 अध्यापक है। एक बच्चे की कॉपी इस अध्यापक के द्वारा जंचवाई गई, फिर इसके द्वारा जंचवाई गई, फिर इसके द्वारा जंचवाई गई, फिर इस अध्यापक के द्वारा जंचवाई गई। इसमें भी 50 नंबर मिले, इसमें भी 50 नंबर मिले, इसमें भी 50 नंबर मिले और इसमें भी 50 नंबर मिले। तो ये होती है, इसमें देखो जो ये अध्यापक है इसकी रुचि का, इसके स्वभाव का इसके ऊपर प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ रहा है, तो वो होता है वस्तुनिष्ठता। यानी कि इसके अंदर सब्जेक्टिविटी होती है ना, वो नहीं होती। क्या होती है फिर? ऑब्जेक्टिविटी का ध्यान रखा जाता है। प्रश्न बहुविकल्पी होना चाहिए तथा उनमें एक ही विकल्प सही होना चाहिए, तभी वो वस्तुनिष्ठ हो सकता है। विभेदीकरण। मूल्यांकन पत्र का निर्माण छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। विभेदीकरण का अर्थ है कि परीक्षा के अंदर या आप जिन बच्चों का मूल्यांकन करने जा रहे हैं, तो जो मूल्यांकन पत्र है उसमें आपको सरल प्रश्न भी देने चाहिए, कठिन प्रश्न भी देने चाहिए और मध्यम प्रश्न भी देने चाहिए। प्रश्नों में सरलता भी होनी चाहिए, जटिलता भी होनी चाहिए, ये भी बोल रहे हैं, और जो मध्यम स्तर के प्रश्न उनको भी देना चाहिए, तब भी आप है वो आपका मूल्यांकन है वो सफल हो पाएगा, नहीं तो नहीं। क्योंकि जो बच्चे हैं आपके सामने उनमें कुछ कमज़ोर छात्र भी है, कुछ है वो इंटेलिजेंट छात्र भी है। आप सभी सरल दोगे तो जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो तो पूरे सही कर देगा, और जो कमज़ोर छात्र है वो भी पूरे कर देंगे। तो उससे विभिन्नताओं का ध्यान आप नहीं रखा, फिर वो मूल्यांकन ठीक नहीं रहेगा। फिर होती है समग्रता। मूल्यांकन पत्र में संपूर्ण पाठ्यक्रम से प्रश्न शामिल होने चाहिए। जैसे आपने 10 पाठ पढ़ाए, तो ऐसा नहीं है कि आपने जब मूल्यांकन पत्र है उसमें केवल एक पाठ के ही सारे प्रश्न डाल दिए, 9 पाठ को आपने इनकार कर दिया, तो आपने समग्रता का पालन नहीं किया। तो आपको समग्रता का पालन करने के लिए संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है उससे प्रश्न शामिल होने चाहिए। जैसे हमारा जो रीट का पेपर होगा तो उसमें प्रत्येक यूनिट से प्रश्न आएंगे। ऐसा नहीं है कि साइकोलॉजी के अंदर एक यूनिट से सारे के सारे प्रश्न डाल दिए गए, तो वो फिर समग्रता, वो वस्तुनिष्ठता और समग्रता का जो गुण होगा वो नष्ट हो जाएगा। फिर उद्देश्य निष्ठता। मूल्यांकन पत्र निर्धारित उद्देश्यों पर आधारित होने चाहिए। यानी कि जो आपने मूल्यांकन पत्र बनाया है उसमें जो आपने पहले उद्देश्य निर्धारित किए थे अधिगम अनुभव प्रदान करने से पहले, उनके आधार पर ही वो होने चाहिए। यानी कि आप जो मूल्यांकन पत्र बना रहे हैं उसमें निर्धारित उद्देश्यों का ही ज्ञान रखना चाहिए। उन उद्देश्यों से भटककर आपको और कुछ उस मूल्यांकन पत्र के अंदर सम्मिलित नहीं करना चाहिए। फिर 7 नंबर है मित व्यवस्था। मूल्यांकन प्रक्रिया में धन व समय कम खर्च होना चाहिए, तभी वो ठीक रहेगा। तो ये मित व्यवस्था होनी चाहिए। फिर आती है व्यवहारिकता। मूल्यांकन औपचारिक शिक्षा प्रक्रिया पर आधारित होना चाहिए। ये व्यवहारिक होना चाहिए। मूल्यांकन औपचारिक शिक्षा प्रक्रिया पर आधारित होना चाहिए। फिर मानकीकृत। मूल्यांकन में वैज्ञानिकता का समावेश होना चाहिए। मापक। मूल्यांकन में निश्चित मापक होना चाहिए। जैसे प्रथम श्रेणी के लिए 60% से अधिक प्राप्तांक, द्वितीय श्रेणी 45% से अधिक प्राप्तांक, ये होता है मापक है। और व्यापकता। मूल्यांकन में संपूर्ण पाठ्य पुस्तक का समावेश होना चाहिए, साथ ही उसमें बालक के विभिन्न योग्यताओं की जांच की क्षमता होनी चाहिए।
फिर है तारतम्यता और क्रमबद्धता। मूल्यांकन में विषय वस्तु की क्रमबद्धता का ध्यान रखा जाना चाहिए। मूल्यांकन में बालक की विभिन्न योग्यताओं की क्रमिक जांच की जानी चाहिए। तो इसमें क्रमबद्धता और तारतम्यता का ध्यान भी रखा जाता है। कैसा लगा आपको वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस वीडियो को उन लोगों तक भेजें जिनको इस वीडियो की आवश्यकता है। आपके जो भाई बहन हैं रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भेजें। वैसे मैं खुद भी रीट का एग्ज़ाम दूंगा। मैं साइंस मैथ का विद्यार्थी हूँ और मैं पिछली बार है वो पॉइंट 21 से रह गया था ओबीसी कैटेगरी, और पिछले रीट भर्ती के अंदर मेरे 120 अंक थे। तो अब की बार है वो मेरा भी टारगेट 120 प्लस का ही है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा है वो शेयर ज़रूर करें आप। जय हिंद, जय भारत।